Morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science Resonance. In the last class, we were studying about the chapter Weavers and the Iron Smelters. We have covered almost 50% of the chapter, and the rest will be covered in today's lecture. So I am taking the last topic, cotton mills come up, and we will discuss this topic and start today's class. Cotton mills come up. In 1854, the first cotton mill was set up in the Bombay, and it had grown as an important port for the export of raw cotton from India to England and China. अब कॉटन मिल्स की हम यहाँ से बात कर रहे हैं, एक बार इसका रिव्यू ले रहे हैं, उसके बाद अपना जो आज का टॉपिक है फ्रेश उसको स्टार्ट करेंगे टीपू सुल्तान वाले को. कॉटन मिल कहाँ से शुरू हुआ, आपका ईयर क्या था 1854, और बॉम्बे से इसकी स्टार्टिंग हुई, और किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट बना जहाँ से आपका रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होता था. मतलब कि हमारे जो इंडिया में कॉटन का कल्टीवेशन हो रहा था उसको हम क्या कर रहे थे, चाइना और इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर रहे थे. फिर वहाँ पर इससे अलग अलग आपके जो भी उनको उसका प्रोडक्शन करना था, क्लोथ्स बन रहे थे, कुछ और चीज़ों के अंदर इस्तेमाल हो रहा था. इन बॉम्बे ओवर 84 मिल्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय पारसीज एंड गुजराती बिजनेसमैन बाय 1900. अब देखिए किस तरीके से आपका बॉम्बे के आसपास वाला इलाका डेवलप हो रहा है. जब आप आगे फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो एक चैप्टर आता है आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी ये चीज़ें आपकी कनेक्टेड रहेंगी. तो जैसे एक कॉटन मिल लगी, फिर उसके बाद आपका बॉम्बे का आसपास वाला इलाका डेवलप होना चालू हुआ. वहाँ पर पारसीज और गुजराती कम्युनिटीज़ आई, वहाँ पर बसी, और उन्होंने इस कॉटन के बिजनेस को और ज़्यादा डेवलप किया. Mills started developing in cities, and the first mill in Ahmedabad was started in 1861. The growth of cotton mills demanded labor. The poor peasants, artisans and agriculture laborers worked in the mills. अब कॉटन मिल्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जा करके आपका एक फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आता है. उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. अब मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो आज उस टाइम पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, लेबरर्स थे, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ही फार्म पर काम करते थे. बाकी टाइम के लिए वो क्या रहते थे, बेरोजगार रहते थे, उनके पास काम नहीं था. तो वो इन कॉटन मिल्स के अंदर जॉब किया करते थे. द टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड प्रॉब्लम्स सच एज. अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करी, ये कई बार आपसे पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में. डिफिकल्टी इन कंपीटिंग विद द चीप टेक्सटाइल्स imported from the Britain. In most countries, the government supported industrialization by imposing heavy duties on imports, which eliminated competition and protected infant industries. ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक तो क्या प्रॉब्लम हमारी इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल फेस कर रही थी, कंपीटिंग विद द टेक्सटाइल दैट वाज कमिंग फ्रॉम द ब्रिटेन. आज ब्रिटेन के अंदर जब फैक्ट्रीज लग गई थी तो वहाँ पर से मशीन मेड गुड्स, मशीन मेड क्लोथ आ रहा था इंडिया के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में, और वो सस्ता था हमारे वाले प्रोडक्ट से, तो उसकी डिमांड ज़्यादा थी. दूसरा, जब यहाँ का प्रोडक्ट, इंडिया का जो कॉटन था या जो यहाँ के बाय प्रोडक्ट थे, जब वो आपके बाहर इंग्लैंड के अंदर जा रहे थे सेल होने के लिए, तो उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जा रही थी, जिस वजह से बाहर भी मार्केट के अंदर हमारा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा सेल नहीं हो पा रहा था जितना एक्सपेक्टेड था. The first major spurt in the development of cotton factory production in India, therefore, was during the First World War, when the textile imports from the Britain declined and the Indian factories were called upon to produce the cloth for military supplies. 1914 से 18 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. उस टाइम पर जो आपकी बाहर फैक्ट्रीज थी कहीं ना कहीं वो एंगेज्ड थी अपना अलग अलग प्रोडक्शन के अंदर. तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे उनको बोला गया कि मिलिट्री रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना है. तब एक तरीके का आप कह सकते हैं बूम देखने को मिला हमारी कॉटन इंडस्ट्री में. अब अपन बात करते हैं यहाँ पे द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड द वुड्स स्टील. टीपू सुल्तान आपने कई बार नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं. द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान वॉज स्पेशल बिकॉज इट हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज that could easily rip through the opponent's armor. स्वॉर्ड क्या होता है आपका, तलवार. टीपू सुल्तान की तलवार काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्या थी, हार्ड थी, और उसकी जो एजेस थी वो काफ़ी ज़्यादा शार्प थी. क्या बोला गया है, जो अपोनेंट्स आर्मर मतलब जो दुश्मन था उसका कवच को चीरते हुए निकल जाती थी इनकी तलवार. दिस क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड कैम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ
high carbon steel called woods which was produced all over the South India. तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन गया, what do you mean by woods? woods क्या था? एक स्पेशल टाइप का हाई कार्बन स्टील था, ठीक है, जो कि साउथ इंडिया के अंदर डेवलप किया जाता था. वुड्स स्टील when made into the swords produced a very sharp edge with a flowing water pattern which came from a very small carbon crystals embedded in the iron. तो एक स्पेसिफिक तरीके से वहाँ पर आपका वुड्स स्टील को डेवलप किया जा रहा था साउथ इंडिया में, जिससे जब इसको इस्तेमाल किया जाता था तलवारों को, स्वॉर्ड्स को बनाने में, तो एक बहुत शार्प एज निकल करके आती थी और वही तलवार, वही स्वॉर्ड टीपू सुल्तान इस्तेमाल कर रहे थे. Woods steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in the Mysore. In these furnaces, iron was mixed with the charcoal and put inside small clay pots. अब मैसूर के आसपास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका वुड्स स्टील की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई. इन दिस फर्नेसेस आयरन वाज मिक्स्ड विद द चारकोल. इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, आयरन को किसके साथ मिक्स कर रहे थे? चारकोल के साथ. और जो स्मॉल क्ले पॉट्स थे, आपके जो मिट्टी के पॉट बनाए हुए थे, उसके अंदर फिर इन्हें डाला जाता था. थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर्स द स्मेल्टर्स प्रोड्यूस स्टील इनगोट्स यूज्ड फॉर द स्वॉर्ड मेकिंग. वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द कन्नड़ वर्ड उक्कू. वापिस एक आपका क्वेश्चन बन गया, वुड्स कहाँ से निकल करके आया, इसका ओरिजिन कहाँ से आया? एक कन्नड़ का वर्ड है उक्कू, वहाँ से वुड्स का ओरिजिन हुआ है, ठीक है. तेलुगु हुक्कू एंड तमिल एंड मलयालम रुक्कू. तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आ गए, उक्कू, हुक्कू एंड रुक्कू. हालांकि क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं बनता है, बट स्टिल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हमें इस चीज़ को याद रखना है. आपका अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा? वुड्स वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है. तो हमें ये 3 में से तीनों ही याद रखने हैं वैसे तो, बट आपका आगे एनटीएससी वगैरह में जब क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ से इस पे से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं. Woods steel making process was widely known in the South India, which completely lost its existence by the mid-19th century. The swords and the armor making industry died with the conquest of India by the British, and the imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by the craft people in India. तो आपका 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी आते आते जो हमारे यहाँ पर आयरन और स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, प्रोडक्शन हो रहा था, कहीं ना कहीं उसके अंदर डाउनफॉल आना चालू हुआ. क्या कारण थे? क्योंकि इंग्लैंड से आपका आयरन और स्टील बन करके इंडिया के अंदर आ रहा था, ठीक है. अबंडेंट फर्नेसेस इन द विलेजेस. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना. वुड्स स्टील प्रोडक्शन रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग द आयरन. इन इंडिया आयरन स्मेल्टिंग वॉज कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th century. In Bihar and Central India, every district had smelters. बिहार की बात करें या आपका जो आसपास की वो बेल्ट है पूरी बिहार के आसपास की, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आयरन और स्टील स्मेल्टर्स छोटे लेवल पर अपना काम किया करते थे. The furnaces were built of the clay and sun-dried bricks. By the late 19th century, the craft of iron smelting declined. The reason was the government prevented people from entering the रिजर्व्ड फॉरेस्ट. अब कहीं ना कहीं अगर जो छोटे लेवल पर, लोकल लेवल पर पीपल इस तरह का काम कर रहे हैं स्मेल्टिंग का, और अगर उनको प्रॉपरली रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है तो वो कैसे आगे स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. इस वजह से भी ये काम रुक गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हें फॉरेस्ट में एंटर होने से मना कर दिया था. हमें पता है कि फॉरेस्ट को अलग अलग क्लासेज में डिवाइड कर दिया गया था और कुछ फॉरेस्ट रिजर्व कर दिए गए थे कि आप यहाँ पर अब एंटर नहीं हो सकते हैं. द गवर्नमेंट ग्रांटेड एक्सेस टू द फॉरेस्ट इन सम एरियाज, बट द आयरन स्मेल्टर्स हैड टू पे अ वेरी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज्ड. अब बात वही पड़ी कि अगर आप फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. आप अगर टैक्स पे करोगे तो आप जो भी आज का प्रोडक्ट निकाल करके बना रहे हो, फिर कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर लॉस होने वाला है. तो कुल मिलाकर के इस वाले काम को, आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग के काम को कहीं ना कहीं उन्हें बंद करना ही था. बाय द लेट 19th century, iron and steel were imported from the Britain. By the early 20th century, the artisans producing iron and steel faced the
न्यू कंपटीशन। तो इंडिया में जो भी बड़े और छोटे लेवल पर आपका आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से उसका डाउनफॉल आ चुका था, डिक्लाइन हो रहा था। कारण बहुत सारे अपन ने देखे, आपको जो स्मेल्टर्स थे वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है। इसके अलावा देवर फेसिंग द स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इंग्लैंड मेड आयरन एंड स्टील गुड्स। देखते हैं अपना अगला टॉपिक, आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। इन 1904 Charles Weld, an American geologist, and Dorabji Tata, the eldest son of the Jamshedji Tata, traveled to the Chhattisgarh in search of iron ore deposits. तो यहाँ पर दो नाम लिए गए हैं, चार्ल्स वेल्ड जो कि एक अमेरिका के जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो सर्च करते हैं अलग अलग मिनरल्स का, या उनका काम रहता है सर्वेस करने का। और दोराबजी टाटा जो कि जमशेदजी टाटा के एल्डेस्ट सन थे, वो छत्तीसगढ़ में ट्रेवल कर रहे थे, किस लिए? आयरन ओर डिपॉजिट्स की सर्च में। दे वांटेड टू सेट अप अ मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन द इंडिया। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मंथ्स, वेल्ड एंड दोराबजी फाउंड राजहरा हिल्स विच हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर इन द वर्ल्ड। तो काफ़ी टाइम ट्रेवल करने के बाद उन्हें एक प्लेस उन्होंने खुद ने उनको पता पड़ा कि यहाँ पर एक बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन मिलता है। उन्होंने उस चीज़ को फिर एक्सप्लोर किया आगे। But the region was dry and the water was not to be found nearby. So the search continued and the Agarias helped in the discovery of source of iron ore. A large area of forest was cleared on the banks of the river Subarnekha to set up the factory and an industrial township, Jamshedpur. The Tata Iron and the Steel Company TISCO began producing steel in 1912. ये अपना अगला क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर कि कब टिस्को के अंदर स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ? 1912 के अंदर। एक बार वापस को एक रिकैप ले लेते हैं। आपके अमेरिकन जियोलॉजिस्ट वेल्ड और दोराबजी टाटा आयरन की सर्च कर रहे थे, अल्टीमेटली उनको एक जगह मिल गई। उसके बाद स्टील का प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ? प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ आपका 1912 में। 1904 से 1912 आ गया, देखिए कितना साल बीच में गुजर गए। बिफोर टिस्को इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील that was manufactured in Britain. The situation was changed by the time TISCO set up. In 1914, the First World War broke out and the steel produced in Britain had to meet the demands of war in Europe. The war continued for several years, so TISCO had to produce shells and the carriage wheels for the war. TISCO became the biggest steel industry within the British Empire. तो TISCO के पास एक्स्ट्रा काम आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और यहाँ पर वॉर के अंदर सप्लाई करने के लिए अलग अलग चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है शेल्स या कैरियज व्हील्स, टिस्को के पास एक एक्स्ट्रा काम था जिससे इसने काफ़ी ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन occurred when British imports into the India declined and the market for Indian industrial goods increased. The development of the nationalist movement and the industrial class emerged stronger. The demand for government protection became louder. तो जब ब्रिटिश इंपोर्ट बंद हुआ या कम हुआ, बंद तो नहीं कहेंगे, जब कम हुआ आपका इंडिया के अंदर, तब जो आपका टिस्को प्लांट था इसका प्रोडक्शन बढ़ा। अब ज़रूरत उस समय क्या थी कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, या जो भी उस समय लोकल लीडर्स थे, वो इस चीज़ का एक डिमांड उठाते हैं कि जो हमारा लोकल स्टील प्रोड्यूस हो रहा है उसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले किसी भी तरीके से, ताकि वो जो कंपनी है, जो फैक्ट्री सेटअप हुई है, वो और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।